अंधेरी रात, वीरान जंगल और एक ऐसा रास्ता जहां कदम रखते ही लगता है जैसे कोई अदृश्य साया आपके पीछे पीछे चल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, अधूरी रात चैनल में आपका स्वागत है। यहां हम लेकर आते हैं वो कहानियां जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपकी रूह तक को हिला देती है। अगर आप भी रहस्यमयी किस्से और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपकी कमेंट्स हमें और भी दिलचस्प और सिहरन पैदा करने वाली कहानियां लाने की हिम्मत देते हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है अरविंद चौहान की, एक ट्रक ड्राइवर जिसकी जिंदगी एक जंगल के श्रापित रास्ते से हमेशा के लिए बदल गई। वो रास्ता जहां रात को बारात की आवाजें सुनाई देती हैं लेकिन आंखों के सामने कोई बाराती नहीं होता, जहां एक झोपड़ी दिन में गायब हो जाती है और रात में डरावनी रोशनी से जगमगाती है, और जहां हर कदम मौत के साए के साथ उठता है। तो आइए बिना वक्त गंवाए डूबते हैं उस सच्ची घटना में, अरविंद जी की अपनी जुबानी। सुनिए और महसूस कीजिए कि कभी कभी कुछ रास्ते सचमुच कभी खत्म नहीं होते। साल 2004 की ठंडी रातें आज भी मुझे याद हैं, जब मेरी जिंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं सकता। मेरा नाम अरविंद चौहान है। उस समय मैं नया नया ट्रक ड्राइवर बना था और अपने दम पर ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था। नया ट्रक लिया था, चमकती हुई हेडलाइट्स, इंजन की ताज़ी गूंज और दिल में बड़े सपने। मैंने ठान लिया था कि इस बिजनेस में नाम कमाना है, चाहे इसके लिए रात दिन एक क्यों न करना पड़े। तभी एक दिन मुझे लोरमी से बिलासपुर धान की बोरियां पहुंचाने का काम मिला। सामान्य रास्ता लंबा था और भीड़ भाड़ वाला भी, लेकिन एक शॉर्टकट जंगल से होकर निकलता था। दूसरे ड्राइवरों ने साफ चेतावनी दी, अरविंद भाई, उस रास्ते से रात को मत जाना, ठीक नहीं है वो। लेकिन मैं इसे उनकी जलन समझ बैठा। मुझे लगा मेरी तरक्की देखकर शायद बाकी लोग परेशान हैं, इसलिए डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सोचा अगर रात में निकलूंगा तो ट्रैफिक कम होगा, समय भी बचेगा और एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। बस फिर क्या था, मैंने अपने खलासी रमेश के साथ रात में निकलना शुरू कर दिया। शुरुआत की कुछ रातें बिल्कुल सामान्य रहीं। सड़कें खाली, जंगल की खामोशी, बस इंजन की घर घर और हेडलाइट की पीली रोशनी जो अंधेरे को चीरती आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर भी उस घने जंगल का माहौल अजीब था। ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर कहीं से सुनाई देने वाली सियारों की आवाज, सब मिलकर दिल में एक अनजाना डर पैदा कर देते थे। कई बार ऐसा लगता मानो अंधेरे में कोई आंखें हमें घूर रही हैं, लेकिन नजर घुमाओ तो कुछ भी नहीं मिलता। रमेश भी कभी कभी कहता, भैया ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लगता, और मैं हंसकर टाल देता, तू ज्यादा सोचता है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। हम दोनों धान की बोरियां लाद कर बिलासपुर जा रहे थे कि अचानक सामने से एक ट्रक आया और हमें ओवरटेक कर गया। उस ट्रक का खलासी सिर बाहर निकालकर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, गाड़ी रोको, बोरी गिर गई है। पहले तो मुझे शक हुआ कि कहीं ये लूटपाट का नया तरीका न हो, लेकिन जब पीछे जाकर देखा तो सचमुच 3 बोरी सड़क पर गिरी पड़ी थी। मेरा दिमाग चकरा गया, क्योंकि मैंने खुद बोरियां कसकर बांधी थीं। फिर भी हमने उन बोरियों को उठाकर वापस ट्रक में रख दिया। उस वक्त तो मैं बस हैरान था, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर भी बैठ गया था। सवाल ये था कि आखिर बोरी गिरी कैसे, और वही ट्रक वाला क्यों हमें रोक रहा था? क्या वो पहले से जानता था कि बोरी गिरेगी? उस रात सफर पूरा तो हुआ, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी रह गई। अगली सुबह जब हम लोरमी लौटे तो रमेश की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उसे तेज बुखार हो गया, आंखें लाल, शरीर टूटा टूटा सा। मुझे लगा ज्यादा थकान हो गई है, पर उसकी हालत देख मुझे बेचैनी होने लगी। मैं चाहता था कि अगली रात मैं अकेला जाऊं, लेकिन रमेश ने जिद पकड़ ली, भैया मैं आपके साथ चलूंगा, आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में अजीब जिद थी, जैसे उसे पता हो कि अगर वो साथ नहीं गया तो कुछ बुरा होगा। उस समय मैंने सोचा कि शायद ये बस उसका डर है, लेकिन अब सोचता हूं तो लगता है कि शायद उसने कुछ और महसूस किया था।
धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि इस जंगल का रास्ता साधारण नहीं है। वहां की खामोशी, वहां की ठंडी हवा, वहां के अंधेरे में छुपी अनदेखी परछाइयां, सब मिलकर मानो हमें चेतावनी दे रही थीं कि हम गलत रास्ते पर हैं। हर रात जब मैं उस सुनसान सड़क पर ट्रक दौड़ाता तो ऐसा लगता मानो अंधेरे के भीतर से कोई मुझे घूर रहा है। कभी कभी हेडलाइट की रोशनी के किनारे मुझे कोई परछाई सी दिखती और फिर पलक झपकते ही गायब हो जाती। इंजन की आवाज भी कई बार धीमी पड़ जाती, जैसे खुद मशीन भी उस डरावने माहौल से घबरा रही हो। उस रात जब बोरी गिरने का मामला हुआ था, उसके बाद से मेरा मन बदलने लगा था। बाकी ड्राइवरों की बातें बार बार याद आने लगी। रात को मत जाना उस रास्ते से। अब उन शब्दों में मुझे जलन नहीं, बल्कि एक सच्ची चेतावनी सुनाई देने लगी। मैं सोचने लगा कि आखिर क्यों सभी ड्राइवर दिन में ही जाते हैं। अगर रात का सफर इतना आसान और फायदेमंद है तो कोई क्यों पीछे रहेगा। हो सकता है एक दो ड्राइवर डरपोक हों, लेकिन सब के सब डरपोक नहीं हो सकते। इसमें जरूर कुछ राज है। रमेश का बुखार अब और तेज हो चुका था। उसकी हालत देखकर मुझे दया भी आई और डर भी। उसके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, मानो उसने रात भर सोया ही ना हो। वो बार बार नींद में कुछ बड़बड़ाता, भैया उस कुएं के पास मत रुकना, वहां कुछ है। मैंने कई बार झकझोर कर पूछा, लेकिन वो नींद में ही रह गया। उसकी ये बातें मेरे दिल को और डराने लगीं। मुझे लगने लगा कि इस रास्ते पर कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे। उस रात जब हमने फिर से ट्रक स्टार्ट किया तो मेरा मन भारी था। इंजन की गड़गड़ाहट के साथ जब ट्रक जंगल में घुसा तो मुझे लगा मानो कोई अदृश्य दरवाजा पार कर लिया हो, जिसके अंदर सिर्फ अंधेरा, रहस्य और डर था। हवा और ठंडी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं रास्ते पर ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी चुड़ैल के बाल। रमेश खामोश बैठा था। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में और भी डरावना लग रहा था। मैं बार बार शीशे में देखता कि कहीं कोई पीछे तो नहीं, लेकिन हर बार सिर्फ काली खाली सड़क दिखती। मेरे मन में अब सवाल साफ था, आखिर ये रास्ता क्यों इतना डरावना है? वो बोरी कैसे गिरी? वो ट्रक वाला क्यों हमें रोक रहा था? रमेश का बुखार अचानक क्यों बढ़ गया? और क्यों मुझे हर रात ऐसा लगता है कि कोई हमें देख रहा है? इन सब सवालों का जवाब अभी मुझे नहीं मिला था, लेकिन मुझे ये जरूर महसूस हो रहा था कि अब असली डर शुरू होने वाला है। उस जंगल के रास्ते में जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे मुझे लग रहा था कि कोई अनदेखा हाथ धीरे धीरे मेरी किस्मत को पकड़ रहा है। आने वाले दिनों में जो होना था उसकी आहट अब साफ सुनाई देने लगी थी। लेकिन तब मुझे क्या पता था कि वो आहट सिर्फ डर की शुरुआत थी। असली भय तो अभी सामने आने बाकी था। उस रात जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया तो दिल में कहीं ना कहीं पिछली रात की बातें गूंज रही थीं। रमेश अब भी बुखार से जूझ रहा था, लेकिन उसने फिर भी जिद की कि वह मेरे साथ चलेगा। मैंने सोचा शायद उसका साथ रहने से मुझे भी हिम्मत मिलेगी। ट्रक की हेडलाइट्स ने अंधेरे जंगल का रास्ता जैसे चीरकर सामने खोल दिया। ठंडी हवा और सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। पेड़ों की डालियां सरसराती थीं, जैसे कानों में फुसफुसा रही हों। इंजन की आवाज ही थी जो उस घोर अंधेरे को तोड़ रही थी। मैं मन ही मन खुद को दिलासा देता रहा, सब ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भीतर का डर बार बार सिर उठा रहा था। हम जैसे ही उसी जगह पहुंचे जहां पिछली रात बोरी गिरने का मामला हुआ था, अचानक ट्रक झटका खाकर रुक गया। नीचे उतरकर देखा तो पीछे का टायर पूरी तरह पंचर हो चुका था। मैं ठिठक गया। ठीक वही जगह, वही मोड़, वही कच्चा रास्ता और अब टायर पंचर। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने रमेश को नीचे उतरने को कहा। हम दोनों ने स्टेफनी निकालकर टायर बदलना शुरू किया। रात के करीब 1:30 बज रहे होंगे। ठंडी हवा और अंधेरे में हर चीज रहस्यमयी लग रही थी। मैं पसीना पसीना हो रहा था, जबकि ठंड इतनी थी कि सांस से धुआं निकल रहा था। जैसे ही हम टायर बदल रहे थे तभी अचानक दूर से कोई आवाज सुनाई दी। पहले तो लगा किसी गांव से शोर आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे वह आवाज साफ होने लगी। ये किसी बैंड बाजे और बारात की आवाज थी। ढोलक, शहनाई और नाचते गाते लोगों की भीड़ का शोर, जैसे कोई पूरी बारात हमारे तरफ बढ़ रही हो। मैं ठिठक गया। रमेश ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर साफ था। रात के इस वक्त
जंगल के बीच, जहां आसपास कोई गांव नहीं, वहां से बारात की आवाज। यह नामुमकिन था। आवाज करीब आती गई। मुझे साफ सुनाई देने लगा कि ढोलक बज रही है, लोग हंस हंस कर शोर मचा रहे हैं, बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। मैंने हेडलाइट की रोशनी से चारों ओर झांका, लेकिन कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। आवाज हमारे कानों के बिल्कुल पास तक आ गई थी, जैसे बारात हमारे सामने से गुजर रही हो, पर न कोई रोशनी, न कोई आदमी, न कोई परछाई। मैंने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन आवाज इतनी तेज थी कि लगता था ढोलक मेरी छाती पर बज रही है। रमेश कांपते हुए बड़बड़ाने लगा, भैया ये कैसा है? हमें दिख क्यों नहीं रहा? कुछ ही देर में वह आवाज धीरे धीरे दूर जाने लगी। अब ऐसा लग रहा था जैसे बारात हमें पार कर आगे निकल गई हो और अब लोरमी की तरफ लौट रही हो। मेरे पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच था या सपना, लेकिन रमेश की घबराई हुई आंखें देखकर मुझे यकीन हो गया कि वह सब भ्रम नहीं था, वहां सचमुच कुछ था। हमने किसी तरह टायर बदलकर गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन दिल और दिमाग में वह रहस्यमयी बारात की आवाज गूंजती रही। जैसे ही हम कुछ किलोमीटर आगे बढ़े, अचानक फिर एक जोर का झटका लगा। गाड़ी हिचकोले खाकर रुक गई। मैंने गुस्से और डर में उतरकर देखा तो इस बार दूसरा टायर पंचर हो चुका था। अब हालत और भी खराब थी। हमारे पास सिर्फ एक स्टेफनी थी, जो पहले ही लगा चुके थे। अब दूसरा टायर पंचर होने का मतलब था कि हम वहीं फंस गए थे। जंगल का अंधेरा और घना हो गया था और चारों ओर खामोशी छा गई थी। मैं और रमेश ट्रक के पास खड़े थे कि अचानक हमें सड़क के किनारे एक झोपड़ी जैसी दिखाई दी। उसमें एक लालटेन की हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। मैंने सोचा शायद कोई राहगीर या गांव वाला होगा। हमें पानी भी चाहिए था और शायद मदद भी मिल जाती। रमेश ने मुझे रोकने की कोशिश की। उसकी आंखों में डर था, लेकिन प्यास और मजबूरी ने मेरे कदम रोकने नहीं दिए। मैंने टॉर्च उठाई और झोपड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं झोपड़ी के करीब पहुंचा, मेरी टॉर्च की रोशनी कम होती गई। शुरुआत में तेज जल रही टॉर्च अब धुंधली सी चमक रही थी। मैं हैरान था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। झोपड़ी की लालटेन भी उसी तरह मंद पड़ रही थी। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनदेखी ताकत के जाल में फंस रहा हूं। मैंने झोपड़ी के पास पहुंचकर आवाज लगाई, कोई है? जरा पानी चाहिए। भीतर से खामोशी छाई रही। मैंने दोबारा पुकारा, भैया सुन रहे हो? हम ट्रक ड्राइवर हैं, मदद चाहिए। तभी भीतर से एक भारी खरखराती हुई आवाज निकली, यहां से चले जाओ। क्या करने आए हो इस समय? वह आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरा खून जम गया। टॉर्च की आखिरी किरण भी बुझ गई और लालटेन भी अंधेरे में खो गई। अब वहां सिर्फ घुप अंधेरा और वो आवाज गूंज रही थी। मैं सन्नाटे में खड़ा था, कानों में अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर झोपड़ी के भीतर किसी के कदमों की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे तक आकर खड़ा हो गया हो। दरवाजा नहीं खुला, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि कोई अंदर से मुझे घूर रहा है। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें तेज हो गईं। मुझे यकीन हो गया कि यह इंसान नहीं है, कुछ और है। अचानक भीतर से जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। मैं डर के मारे वहीं जम गया। फिर जैसे ही वह आवाज अंदर की ओर लौटने लगी, मेरे पैर अपने आप भाग पड़े। मैं पागलों की तरह दौड़ता हुआ वापस ट्रक की तरफ आया। पीछे मुड़कर देखा तो झोपड़ी में फिर से हल्की रोशनी जल रही थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। ट्रक के पास आकर देखा तो रमेश सीट पर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और पसीने से भीगा हुआ था। उसने मुझे चुपचाप देखा, मानो उसे सब पता हो। मैं कुछ बोल नहीं पाया। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। अंदर से एक ही आवाज गूंज रही थी, यहां से चले जाओ। उस रात मुझे एहसास हो गया कि अब यह रास्ता साधारण नहीं रहा। यह सिर्फ जंगल का रास्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसे अंधेरे की शुरुआत थी जिसका अंत मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। औरतों की बारात की आवाज, रहस्यमयी टायर पंचर और वह झोपड़ी से आई भयानक आवाज, ये सब मिलकर साफ इशारा कर रहे थे कि हम किसी गहरे जाल में फंस चुके हैं। मैंने इंजन स्टार्ट किया और ट्रक धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ाने लगा, लेकिन मेरे दिल में डर की जड़ें गहरी हो चुकी थीं। अब मुझे साफ दिख रहा था कि असली भय तो अभी शुरू हुआ है। मैं उस रात की हर सांस आज भी महसूस कर सकता हूं।
झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचने के बाद ऐसा लगा मानो मैं किसी अनजाने संसार में कदम रख चुका हूं। वहां एक अजीब सी गंध थी, सीली मिट्टी और जले हुए लकड़ियों की महक, जिसमें कोई डरावनी बेचैनी घुली हुई थी। दरवाजे के उस पार से मुझे भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बूढ़ा, कमजोर लेकिन खतरनाक आदमी अंदर खड़ा हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। मेरे हाथ में पकड़ी टॉर्च कांप रही थी। उसकी पीली रोशनी झोपड़ी के टूटे फूटे दरवाजे पर पड़ रही थी, जिसमें दरारें थीं और उन दरारों के पीछे गुप्त अंधेरा फैला हुआ था। अचानक बिना किसी चेतावनी के मेरी टॉर्च की रोशनी बुझ गई। उसी पल झोपड़ी के भीतर जलती हुई लालटेन भी बुझ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया, ऐसा अंधेरा जिसमें न अपनी हथेली दिखे और न सामने का दरवाजा। मेरी सांसें तेज हो गईं। कानों में सिर्फ वही भारी डरावनी सांसें गूंज रही थीं। फिर अचानक दरवाजे के पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। धीरे धीरे एक एक करके कदम जैसे दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा दरवाजा अभी खुलेगा और कुछ बाहर आएगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बस कदमों की आवाज आई। फिर वो सांसें और गहरी हो गईं। डर ने मेरी हिम्मत तोड़ दी। मैं वहां और एक सेकंड भी खड़ा नहीं रह सका। जैसे मेरे पैरों ने खुद फैसला लिया हो, मैं पूरी ताकत से भागा और ट्रक की ओर लौटने लगा। अंधेरे में दौड़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरी पीठ पर नजरें गड़ाए मुझे पकड़ने ही वाला है। मैं लड़खड़ाया, लेकिन रुका नहीं। जैसे तैसे ट्रक तक पहुंचा और हांफते हुए वहीं रुक गया। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि कानों में आवाज गूंज रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वह झोपड़ी जो कुछ पल पहले पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी, अब फिर से रोशनी से जगमगा रही थी। लालटेन की लौ ऐसे जल रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। मेरी रूह कांप गई। ऐसा लगा मानो झोपड़ी मुझे चिढ़ा रही हो। देखा, तुम भागे क्यों? मैंने जल्दी से रमेश को देखने के लिए सिर घुमाया, लेकिन वह ट्रक के अंदर नहीं था। मेरा दिल डूब गया। कुछ कदम पीछे हटते ही मेरी नजर उस पर पड़ी। वह सड़क के किनारे खड़ा था, पीठ मेरी ओर और चेहरा घने जंगल की तरफ। उसकी कंधे कांप रहे थे और मुझे साफ सुनाई दिया कि वह जोर जोर से रो रहा है। उसकी सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि मेरी हड्डियां तक हिल गईं। मैं धीरे धीरे उसके करीब पहुंचा। टॉर्च फिर से जल उठी थी, लेकिन उसकी रोशनी कमजोर थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके हाथों पर पड़ी, मेरा खून जम गया। उसके हाथ काले पड़ चुके थे, जैसे जले सड़े हों। उंगलियां कटी हुई थीं, खून नहीं, बस काली पपड़ी और सड़ा हुआ मांस। मैं चीख पड़ा, रमेश, ये क्या हुआ तेरे हाथ को? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस रोए जा रहा था। अचानक बिना कुछ कहे रमेश जंगल की तरफ भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वह पागलों की तरह भाग रहा था। मैं चिल्लाया, रमेश, रुक जा! लेकिन उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। उसके रोने की आवाज अब जंगल के अंधेरे में गूंज रही थी। वह आवाज इतनी दर्द भरी थी कि मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा लगता था जैसे उसका हर आंसू मेरी आत्मा को खींच रहा हो। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मेरे कदम अपने आप उसके पीछे दौड़ पड़े। अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी बस कुछ फीट तक ही जा रही थी। मैंने कई बार उसे पुकारा, लेकिन उसकी सिसकियां और दूर होती गईं। कभी लगता वह सामने है, कभी लगता दाएं बाएं झाड़ियों में भाग रहा है। मेरा दिल डूबता जा रहा था। मैंने कुछ कदम और बढ़ाए ही थे कि अचानक पीछे से एक जोर की चीख सुनाई दी। वह रमेश की आवाज थी, लेकिन वह आवाज ट्रक की दिशा से आ रही थी। मैं सन्न रह गया। अभी कुछ ही पल पहले तो वह जंगल की तरफ भागा था, तो फिर ट्रक के पास उसकी चीख कैसे? मेरी सांसें थम गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने अचानक मुझे सम्मोहन से जगा दिया हो। मैं तेजी से मुड़ा और ट्रक की ओर दौड़ा। हर कदम पर डर और रहस्य बढ़ता जा रहा था। जब ट्रक के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि रमेश जमीन पर गिरा हुआ है, ट्रक के ठीक पास। वह दोनों हाथों से जमीन को पकड़कर तड़प रहा था और जोर जोर से चीख रहा था, भैया बचाओ!
मेरी टॉर्च अब पूरी ताकत से जल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पड़ती रोशनी ने मुझे हिला दिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें बाहर को निकली हुई और होंठ कांप रहे थे। वह किसी अनदेखी ताकत से जूझ रहा था। मैंने झट से उसे उठाया और हिलाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा डर था कि लगता था उसने कुछ ऐसा देख लिया है जो इंसान की आंखों से देखना मुमकिन नहीं। उस पल मुझे यकीन हो गया कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ और हमारी ताकत से कहीं ऊपर है। झोपड़ी, अंधेरा, रमेश की हालत और अचानक आई चीख, यह सब किसी साधारण बात का हिस्सा नहीं था। यह एक गहरा रहस्य था और हम दोनों अनजाने ही उसके बीचों बीच फंस चुके थे। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और मन ही मन कसम खाई कि चाहे जो हो, मैं अपने साथी को इस मौत और डर के खेल से बाहर निकालूंगा। लेकिन कहीं अंदर यह भी जानता था कि यह कहानी अब इतनी आसान नहीं रही। ये तो अभी शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। मैंने जब रमेश को ट्रक के नीचे पड़ा देखा तो मेरी आत्मा कांप उठी। उसका शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। वह दोनों हाथों से जमीन पर खरोंचे मार रहा था और अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। उसकी आंखें उलटी हो चुकी थीं और पूरा शरीर झटके खा रहा था। मैं घबरा गया, तुरंत झुककर उसे खींचकर बाहर निकाला और बार बार उसका नाम पुकारने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी निगाहें ऐसी थीं जैसे वह मुझे पहचान ही नहीं रहा। मैं उसे पकड़कर ट्रक में खींचकर लाया और ड्राइवर सीट पर बैठते ही इंजन स्टार्ट किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं जानता था कि अगर हम यहां और 1 मिनट भी रुके तो शायद जिंदा न बचे। ट्रक धीरे धीरे अंधेरे जंगल के बीच से गुजर रहा था। हवा और भी ठंडी हो चुकी थी और रास्ता बिल्कुल सुनसान। मैं पूरा ध्यान सड़क पर रख रहा था, लेकिन अचानक मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब मैंने सुना कि रमेश बोल रहा है। उसकी आवाज वही नहीं थी जो मैं सालों से सुनता आ रहा था। वह अब भारी, खरखराती हुई और बूढ़े आदमी जैसी थी। उसने धीमे धीमे कहा, बेटी को ले आओ, वो वहीं है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखें किसी बूढ़े की तरह गंभीर और डरावनी लग रही थीं। कुछ मिनट बाद उसने फिर वही बात दोहराई, बेटी को ले आओ, वो वहीं है। इस बार उसकी आवाज और गहरी थी, जैसे वह मेरे कान के भीतर उतर रही हो। मैंने चिल्लाकर कहा, चुप हो जा रमेश, क्या बकवास कर रहा है तू? लेकिन उसने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका सिर हिल रहा था, होंठ बुदबुदा रहे थे, मानो किसी और की आत्मा उसके भीतर से बोल रही हो। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या ये सचमुच किसी आत्मा का कब्जा है? अभी मैं इस ख्याल से उबर भी नहीं पाया था कि सामने सड़क पर अचानक एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। मोड़ पर एक ऊंचे बांस पर एक दुबली पतली औरत बैठी हुई थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और लंबे बाल नीचे लटककर अंधेरे में खो रहे थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैं पलकें झपकाता रहा, लेकिन वह दृश्य सच था। वह औरत धीरे धीरे बांस से उतरने लगी। उसका हर कदम अस्वाभाविक था, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रही हो। वह धीरे धीरे उतरकर सीधे सड़क पर आ खड़ी हुई। उसकी आंखें सीधी हमारी ओर थीं। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। उसी पल रमेश जोर से चिल्लाया, इसे ट्रक में बैठाओ, ये मेरी बेटी है। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरा खून सूख गया। मैं हक्का बक्का होकर रमेश की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया था, आंखें खून की तरह चमक रही थीं। वह कांपते हुए उंगली से उस औरत की ओर इशारा कर रहा था। मेरी हालत खराब थी। सामने खड़ी औरत अब धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन हर कदम जैसे मेरे सीने पर हथौड़े की तरह लग रहा था। रमेश अब पागलों की तरह चिल्ला रहा था, बेटी को बैठा लो, बेटी को बैठा लो। उसकी आवाज अब बूढ़े आदमी की नहीं, बल्कि किसी दानव की तरह गूंज रही थी। मेरा शरीर पसीने से भीग चुका था, हाथ कांप रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी नजर अचानक ट्रक के साइड में रखे लोहे के चाकू पर पड़ी, जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखता था। जाने क्यों मेरे मन में ख्याल आया कि यही मेरी आखिरी उम्मीद है। मैंने तुरंत चाकू उठाया और रमेश की तरफ तान दिया। चाकू की चमकते हुए धार उसकी आंखों के सामने आई और अचानक उसकी चीख रुक गई। उसका शरीर कांपना बंद हो गया।
वह हाँफने लगा जैसे किसी भारी बोझ से निकल रहा हो। सामने खड़ी औरत अब भी ट्रक के पास आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने चाकू उसकी दिशा में उठाया, वह ठिठक गई। उसके चेहरे पर गुस्से और पीड़ा का अजीब मिश्रण था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं, लेकिन वह और करीब नहीं आई। मैंने पूरी ताकत से चाकू हवा में घुमाया और जोर से चिल्लाया, पास मत आना। उस पल मुझे महसूस हुआ कि लोहे की धार ने उस अनदेखी ताकत को कमजोर कर दिया है। रमेश अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो रही थीं, लेकिन मेरा दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। मैं जानता था कि यह मुठभेड़ अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ एक चेतावनी थी। जंगल की आत्माएं अब जाग चुकी थीं और उनका खेल अभी शुरू ही हुआ था। मैंने ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन मेरी निगाहें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं। वह औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उसकी आंखें अब भी हमें घूर रही थीं। उसकी परछाई धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो गई, लेकिन मुझे पता था कि वह वहीं है और अगली बार शायद वह इतनी आसानी से नहीं हटेगी। उस रात मुझे यकीन हो गया कि रमेश अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है और शायद मैं भी नहीं। ये जंगल अब हमें अपनी गिरफ्त में ले चुका था। ट्रक की हालत खराब थी और मेरी हालत उससे भी बुरी। एक टायर पहले ही पंचर था, दूसरा मैंने जैसे तैसे बदल कर लगाया था और रमेश बगल में गिरा पड़ा हाँफ रहा था। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़कर चला रहा था ताकि किसी तरह इस जंगल के हिस्से को पार कर हाईवे तक पहुंच जाऊं। हर झटका, हर गड्ढा, मुझे ऐसा लगता जैसे ट्रक अब बस टूट कर बिखर जाएगा और हम दोनों फिर से उसी अंधेरे में कैद हो जाएंगे। रात भर मौत का साया हमारे पीछे पीछे चल रहा था और मुझे बस एक ही ख्याल था, अगर हाईवे तक पहुंच गया तो शायद बच जाऊंगा। काफी जद्दोजहद के बाद जब आखिरकार ट्रक की हेडलाइट्स ने चौड़ी और पक्की सड़क को छुआ तो मेरी सांसें हल्की हुईं। दूर मुझे एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। वहां कुछ और ट्रक खड़े थे और ढाबे की चूल्हे से उठता धुआं मुझे जीवन की एक किरण जैसा लगा। मैंने ट्रक सीधा ढाबे के बाहर खड़ा कर दिया और हाँफते हुए बाहर निकला। पसीने से मेरी शर्ट भीग चुकी थी और चेहरे पर थकान और डर साफ झलक रहा था। ढाबे वाला, जो 50 साल का एक दुबला पतला आदमी था, मुझे देखकर चौंक पड़ा। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? चेहरा तो जैसे खूनहीन हो गया है आपका। उसी समय पास बैठे एक और ट्रक ड्राइवर ने भी मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल और हैरानी दोनों थे। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर मैंने वहीं खाट पर बैठकर पानी मांगा। गिलास हाथ में लेते ही मैंने पूरी घटना बतानी शुरू की। मैंने उन्हें बताया कि कैसे टायर बार बार पंचर हुए, कैसे बारात की आवाज सुनाई दी, कैसे झोपड़ी दिखी और अंदर से वो डरावनी आवाज आई, और फिर कैसे रमेश पर अचानक किसी अजीब ताकत का कब्जा हो गया और सड़क पर वो औरत दिखाई दी। मैं सब कुछ बिना छुपाए बताता चला गया। ढाबे वाले का चेहरा सुनते सुनते बिल्कुल सपाट बना रहा। उसने कोई हैरानी नहीं दिखाई, बस इतना बोला, हमको तो ऐसा कुछ नहीं पता, पहली बार सुन रहा हूं। उसकी यह प्रतिक्रिया मुझे खटक गई। उसकी आंखों में हल्की घबराहट थी, लेकिन होठों पर जबरदस्ती का बनावटीपन, जैसे वह जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहा हो। तभी पास बैठा दूसरा ड्राइवर हंसते हुए बोला, भाई साहब, आप नए हो ना इस रूट पर, वरना ये बातें छुपी हुई नहीं हैं। मैंने उसकी तरफ चौकन्नी नजरों से देखा। वह धीरे धीरे पास आया और बोला, आओ मैं बताता हूं असलियत क्या है। उसने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, आज से करीब 7-8 साल पहले यही जंगल उस समय सुर्खियों में आया था। एक बारात इस रास्ते से होकर जा रही थी। रात का वक्त था, ढोल नगाड़े बज रहे थे और पूरा गांव खुशियों में डूबा था। लेकिन पीपर खोटी गांव के पास अचानक कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने न सिर्फ बारात लूटी, बल्कि औरतों, बच्चों, बूढ़ों तक को बेरहमी से काट डाला। चीखें आसमान तक गूंजी थीं उस रात। मैं अवाक सुनता रहा। वह ड्राइवर आगे बोला, जिन लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा, वे पास के कुएं में कूद गए। वो कुआं आज भी वहीं है, लेकिन उनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी। कहते हैं कि आज भी उनकी चीखें वहां से आती हैं। रात के समय जब कोई ड्राइवर गुजरता है तो वही बारात की आवाज सुनाई देती है, वही ढोल, वही शहनाई, वही चीखते लोग, जैसे उस रात को कोई फिर से जी रहा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब सारी बातें जुड़ने लगी थीं। रमेश का रोना,
आवाजें, झोपड़ी और वो औरत, सब इस घटना से जुड़ा था। वह ड्राइवर अब और भी गंभीर आवाज में बोला, वो औरत जिसे तुमने देखा वही दुल्हन है, उसी बारात की दुल्हन। कहते हैं उसकी आत्मा अधूरी रह गई। वह हर गुजरने वाले को अपनी बारात में शामिल करने की कोशिश करती है। अगर तुम उसे ट्रक में बैठा लेते तो सुबह तक तुम दोनों की लाश सड़क किनारे मिलती। कई ड्राइवर ऐसे मारे जा चुके हैं, उनके नाम तक कोई याद नहीं करता क्योंकि पुलिस भी इसे हादसा मान लेती है। मैं स्तब्ध रह गया। अब मुझे याद आया रमेश क्यों बार बार बेटी को ले आओ कह रहा था। वह आत्मा उसकी देह के जरिए बोल रही थी। मैंने घबरा कर पूछा, लेकिन वो झोपड़ी? वहां तो लालटेन जल रही थी। ड्राइवर ठंडी हंसी हंसा और बोला, भाई साहब, वहां कोई झोपड़ी नहीं है, वह आत्माओं का जाल है। वे आपको रोकने के लिए, प्यास और मजबूरी का फायदा उठाने के लिए यह माया रचती है। दिन में देखोगे तो वहां सिर्फ खाली मैदान मिलेगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सिर पकड़ लिया। रमेश अब भी बगल में लेटा कांप रहा था। मैं समझ चुका था कि हम मौत के कितने करीब जाकर बचे हैं। ढाबे वाला अब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। शायद वह सब जानता था, लेकिन इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। मैंने उस रात कसम खाई, अब कभी रात में इस रास्ते पर नहीं निकलूंगा, चाहे कितना भी नुकसान हो, चाहे कितनी भी जल्दी हो। लेकिन रात के अंधेरे में उस जंगल के बीच से गुजरना अब नामुमकिन है। उस रात ढाबे की चारपाई पर बैठा मैं बार बार वही दृश्य याद करता रहा। बारात की आवाजें, झोपड़ी की सांसें, रमेश की लाल आंखें और वो औरत बांस से उतरकर सड़क पर खड़ी। ये सब सिर्फ डरावना नहीं था, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जिसे शायद कभी कोई सुलझा नहीं पाएगा। और मैं बस इतना जान गया कि हम सिर्फ जिंदा बच गए, वरना इस बारात का हिस्सा हम भी बन चुके होते। सुबह की धूप आंखों पर पड़ी तो मुझे लगा जैसे रात की काली परछाइयां अब खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मेरे भीतर का डर अभी भी ताजा था। ढाबे की चारपाई पर पूरी रात मैं करवटें बदलता रहा। रमेश बगल में लेटा बुखार से तप रहा था। उसकी हालत देखकर मेरा मन और बेचैन हो जाता। मैंने तय किया कि आज दिन में ही वापस उसी रास्ते पर जाऊंगा जहां पिछली रात मौत की छाया से बचते बचते निकल पाया था। शायद धूप में वो सब मुझे सामान्य लगे और मेरा डर टूट जाए। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और दिन के उजाले में उसी जंगल की ओर बढ़ा। सड़क पर पहुंचते ही मेरा दिल फिर धड़कने लगा। जहां पिछली रात झोपड़ी दिखाई दी थी, वहां मैंने ट्रक रोक दिया, इंजन बंद किया और उतरकर चारों ओर नजर दौड़ाई। लेकिन वहां कुछ नहीं था, न कोई झोपड़ी, न कोई लालटेन, बस खाली जमीन और झाड़ियां। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी सांसें भारी हो गईं। मतलब सचमुच रात में जो देखा था वो हकीकत नहीं था, लेकिन रमेश का बदला हुआ चेहरा, उसकी चीखें और वो औरत, क्या वो सब सपना था? नहीं, वह सपना नहीं हो सकता। वहां का हर पल, हर आवाज मेरी नसों में जमी हुई थी। मैं पास के पीपर खोटी गांव की ओर बढ़ा। गांव छोटा था, मिट्टी की झोपड़ियां और कच्चे रास्ते। मैंने कुछ बूढ़ों से बात करने की कोशिश की। चाचा, इस रास्ते पर रात को कुछ होता है क्या? वे मेरी बात सुनकर चुप हो गए। किसी ने नजरें झुका ली, किसी ने विषय बदल दिया, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। उनकी खामोशी ही मेरे सवाल का जवाब थी। यह रास्ता सचमुच अभिशप्त था। गांव के एक लड़के ने धीरे से मेरे पास आकर कहा, भैया, आप उस झोपड़ी के बारे में पूछ रहे थे ना? मैं चौंक गया। लड़का मेरी ओर ऐसे देख रहा था मानो कोई राज खोल रहा हो। मैंने सिर हिलाया। वह धीरे से बोला, वो झोपड़ी दिन में नहीं दिखती, वो सिर्फ रात को दिखाई देती है। आप चाहे दिन में जितना ढूंढ लो, आपको खाली जमीन ही मिलेगी, लेकिन रात को वहां लालटेन जलती है और अंदर से आवाज आती है। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। उसी समय उसने एक और बात कही, भैया, उस कुएं के पास मत जाना, उसमें मत झांकना। जो झांकता है वो लौटकर कभी वैसा नहीं रहता। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा और वहां से भाग गया। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। उस कुएं का जिक्र सुनकर मुझे रमेश की नींद में कही हुई बातें याद आईं। उसने भी तो कहा था, भैया, उस कुएं के पास मत रुकना। रमेश की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था। कई बार वह नींद में अजीब बातें बड़बड़ाता। कभी कहता, बेटी को ले आओ,
कभी कहता पानी चाहिए, कुएं से पानी। उसकी आवाजें मुझे पागल बना रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके बुखार की बड़बड़ाहट है या फिर सचमुच किसी अदृश्य ताकत का असर। शाम को जब मैं ढाबे पर पहुंचा, वहां कई ट्रक ड्राइवर जमा थे। मैंने उनकी बातें ध्यान से सुनी। एक बोला, भाई मैंने अपनी आंखों से उस औरत को देखा है, लंबा घूंघट, सफेद कपड़े और आंखें जलती हुई। दूसरा बोला, मैं भी देख चुका हूं, जिसने भी उसे ट्रक में बैठाया वो सुबह तक मरा पड़ा मिला। उसकी लाशें सड़क किनारे मिली, चेहरा डर से जकड़ा हुआ। उनकी बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। एक बुजुर्ग ड्राइवर बोला, उस बारात का श्राप है यह। उस रात जो मरे थे उनकी आत्माएं अब भी चैन से नहीं हैं। वो हर रात यहां लौट आती हैं। औरत तुम्हें बुलाती है, झोपड़ी में फंसाती है, कुएं में घसीट ले जाती है। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। मेरे भीतर डर और जिज्ञासा दोनों बराबर बढ़ रहे थे। जितना सुनता उतना लगता कि यह रहस्य और गहरा है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे इस जाल में और अंदर खींच रही हो। उस रात जब मैं अकेला बैठा, मेरे दिल में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सचमुच आत्माएं हमें बुला रही हैं? क्या यह सिर्फ डर है या कुछ और? मैं जानता था कि रमेश को बचाने के लिए मुझे इस रहस्य को समझना होगा। ये कहानी अभी अधूरी थी और जब तक मैं इसकी जड़ तक नहीं पहुंचता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैंने खुद से वादा किया, अगली बार जब रात होगी मैं भागूंगा नहीं। मैं सच्चाई का सामना करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उस रात मैं फिर मजबूरी में रमेश को साथ लेकर उसी जंगल वाले रास्ते पर निकला। दिल में बार बार यही सोच रहा था कि काश इस काम से कोई दूसरा रास्ता निकल आता, लेकिन हालात ऐसे थे कि यह शॉर्टकट छोड़ना मुमकिन ही नहीं था। रमेश अब भी बीमार था, लेकिन उसने साफ कह दिया कि मुझे अकेले नहीं छोड़ सकता। रात की ठंडी हवा में जब ट्रक जंगल के बीच घुसा तो माहौल और भी अजीब लगने लगा। पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे काले राक्षस हमें देख रहे हों, और अचानक जंगल की सारी आवाजें थम गईं। न कोई कीड़े मकोड़े की आवाज, न पत्तों की सरसराहट, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर हमें घूर रहा हो। मैंने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी और ध्यान सड़क पर रखा, लेकिन तभी हेडलाइट्स अजीब तरह से झपकने लगीं। एक बार तेज रोशनी, फिर अचानक अंधेरा, फिर टिमटिमाहट। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिजली की तार को बार बार काट रहा हो। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने इंजन को चेक किया, लेकिन सब ठीक था। फिर भी लाइट बार बार गड़बड़ा रही थी। रमेश खामोश बैठा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, जैसे किसी गहरे बोझ से दबा हो। तभी अचानक सड़क के बीच में मुझे एक अजीब सा दृश्य दिखाई दिया। वहां एक छोटी बच्ची खड़ी थी, सफेद कपड़े पहने हुए, हाथ में एक पुरानी फटी हुई गुड़िया। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा झुका हुआ था। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका और मैं हैरान रह गया। रमेश ने उस बच्ची की तरफ देखा और उसकी आंखें पल भर में बदल गईं, लाल चमकती हुई आंखें। उसने गहरी आवाज में कहा, ये मेरी बेटी है। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। बेटी? मैंने सोचा, रमेश पागल हो रहा है क्या? लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव थे वो मुझे अंदर तक हिला गए। बच्ची धीरे धीरे सिर उठाने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने पलक झपकी, वह अचानक गायब हो गई। वहां बस एक टूटी फूटी गुड़िया पड़ी थी। मैं ट्रक से उतरा, डर और जिज्ञासा दोनों में। हाथ कांपते हुए मैंने वह गुड़िया उठाई। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, पहले धीमी, फिर तेज, जैसे कोई सैकड़ों लोग एक साथ चीख रहे हों, पानी में डूबते हुए मदद के लिए पुकार रहे हों। चीखों में औरतों की, बच्चों की और बूढ़ों की आवाजें मिली हुई थीं। मेरे कान फटने लगे। मैं गुड़िया हाथ से गिराने ही वाला था कि तभी ट्रक के चारों ओर अचानक गहरी धुंध छा गई। इतनी घनी धुंध कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हेडलाइट्स जल रही थीं, लेकिन उनकी रोशनी भी धुंध में खो जाती। ऐसा लग रहा था कि हम किसी और ही दुनिया में खड़े हैं। मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे दबोच रहा हो। तभी रमेश अचानक पीछे गिर पड़ा। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखें उलट गईं। उसके होंठ हिलने लगे और आवाज निकली, लेकिन वह रमेश की नहीं थी। वह वही भारी बूढ़े आदमी की आवाज थी, हमें पानी चाहिए, हमें मुक्ति दो।
उसकी आवाज इतनी गहरी और डरावनी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो जंगल के 100 साल पुराने पाप उसके गले से बोल रहे हों। मैं पसीने से तरबतर हो गया। मुझे अब समझ आने लगा था कि ये आत्माएं हमें सिर्फ डराने नहीं आईं। उनके अंदर कोई अधूरी इच्छा, कोई अधूरा काम था। वे कुछ चाहती थीं, कुछ मांग रही थीं, और शायद जब तक उन्हें वह न मिलता उनका खेल चलता रहेगा। मैंने कांपते हाथों से ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ाया। धुंध अब भी चारों तरफ फैली थी, लेकिन मेरे मन में अब एक और सवाल गूंज रहा था। ये आत्माएं आखिर चाहती क्या हैं? क्या ये सचमुच मुक्ति की तलाश में हैं, या ये बस हमें अपने साथ खींच लेना चाहती हैं? उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि ये रास्ता सिर्फ मौत का जाल नहीं है, बल्कि किसी गहरे श्राप का बोझ है, और मैं अनजाने ही उसकी गुत्थी में उलझ चुका था। सुबह जब सूरज की हल्की किरणें गांव की झोपड़ियों पर पड़ी तो मैं थका हुआ और डरा सहमा हुआ ट्रक से उतरा। रात की घटनाएं अब भी मेरे दिल और दिमाग को कचोट रही थीं। रमेश की हालत और बिगड़ चुकी थी। उसका शरीर बुखार से तप रहा था और उसकी उंगलियां काली पड़ती जा रही थीं। उसके चेहरे पर अजीब सी पीड़ा थी, जैसे किसी अदृश्य आग में जल रहा हो। उसकी सांसें भारी थीं और कभी कभी वह अचानक आंखें खोलकर किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगता। मैं उसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता था। मुझे लग रहा था कि अगर कुछ नहीं किया गया तो वह मेरी आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। मैं मदद की तलाश में पीपर खोटी गांव के भीतर गया। वहां एक बूढ़े पुजारी के बारे में सुना, जो दशकों से इस इलाके में पूजा पाठ करता आया था और जिसके पास लोगों की परेशानियों का हल ढूंढने का अनुभव था। मैं उसी के पास पहुंचा। उसका नाम त्रिलोचन बाबा था। वह एक पुरानी कुटिया में बैठा था, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में गहरी गंभीरता। मैंने हाथ जोड़कर उससे सब कुछ कह डाला। बारात की आवाजें, झोपड़ी, औरत, रमेश की हालत, धुंध, गुड़िया और वह डरावनी आवाज। त्रिलोचन बाबा चुपचाप सुनता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, बेटा, जो तुम पर बीती है वह कोई भ्रम नहीं है। यह जंगल बरसों से शापित है। सालों पहले यहाँ एक पूरी बारात का कत्लेआम हुआ था। डाकुओं ने सबको मार डाला। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी नहीं बचा। जो लोग बचने की कोशिश में कुएं में कूदे, उनकी आत्माएं वहीं फंस गईं। वे आत्माएं अधूरी, भूखी और प्यासे हैं। उनका दुहक इतना गहरा है कि उनकी चीखें आज भी रात के सन्नाटे को चीर देती हैं। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। बाबा ने आगे कहा, वो औरत जिसे तुमने देखा वही उस बारात की दुल्हन थी। उसका नाम अंजना था। उसकी शादी उस रात अधूरी रह गई। अब उसकी आत्मा उसी अधूरी बारात को पूरा करने की कोशिश करती है। वह यात्रियों को अपनी माया में फंसाती है। जो भी उसकी बारात का हिस्सा बनता है, सुबह तक उसका शव मिलता है। मैंने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन रमेश, उसकी हालत क्यों इतनी बिगड़ रही है? बाबा की आंखें गहरी हो गईं। उसने कहा, क्योंकि वह आत्माएं अब उसके शरीर में घर बना चुकी हैं। उसके शरीर पर जलने के निशान और काली उंगलियां इस बात का संकेत हैं कि वह धीरे धीरे उनमें शामिल हो रहा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो रमेश भी उन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा। उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं रमेश को खोना नहीं चाहता था। मैंने घबराकर पूछा, तो उपाय क्या है? बाबा ने धीमी आवाज में कहा, उपाय कठिन है। तुम्हें रात में उसी कुएं के पास जाना होगा। वही कुआं जिसमें उनकी आत्माएं कैद हैं। वहां अनुष्ठान करना होगा। उन्हें पानी और शांति देनी होगी। तभी वे मुक्त होंगी। तभी रमेश बचेगा, वरना उसके प्राण भी चले जाएंगे। उसकी बात सुनकर मेरा गला सूख गया। रात को फिर उसी जंगल में जाना, उस कुएं के पास, यह ख्याल ही मुझे डर से भर दे रहा था। लेकिन मैं जानता था कि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रमेश मेरी जिम्मेदारी था। मैंने उसे इस रास्ते पर खींचा था, और अगर उसकी जान पर बनी है तो उसे बचाना भी मेरा ही काम है। मैंने धीरे से कहा, ठीक है बाबा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। बस रमेश को बचा लीजिए। बाबा ने मुझे ध्यान से देखा, फिर बोला, डरना मत। आत्माएं ताकतवर हैं, लेकिन इंसान का साहस उससे भी बड़ा होता है। तुम्हें सिर्फ एक बात याद रखनी है, जब वे तुम्हें लुभाने की कोशिश करेंगी, झूठ दिखाएंगी, तुम्हें डरा देंगी, तब भी पीछे मत हटना, वरना सब खत्म हो जाएगा।
उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैंने सिर झुकाकर हामी भर दी। शाम होते होते बाबा ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उसने मंत्रों से भरे पत्ते, पीतल का कलश, पवित्र धागे और तेल का दिया तैयार किया। उसकी झुर्रियों से भरी उंगलियां भी कांप रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मैं बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और रात की काली चादर फैलने लगी थी। मेरी सांसें तेज थीं, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था जैसे अंधेरा खुद मुझे पुकार रहा हो। रमेश भीतर बिस्तर पर तड़प रहा था। उसका चेहरा और ज्यादा पीला पड़ गया था। उस पल मुझे एहसास हुआ, अब मेरा भाग्य इस जंगल से बंध चुका है। मैं चाहूं भी तो भाग नहीं सकता। अब मुझे इस श्राप का सामना करना ही होगा। डर और साहस मेरे भीतर लड़ाई कर रहे थे, लेकिन दोस्ती और जिम्मेदारी ने डर को दबा दिया। मैंने तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कुएं तक जाऊंगा और आत्माओं को शांति दूंगा। उस रात का समापन एक अजीब खामोशी के साथ हुआ। बाबा ने अपनी तैयारी पूरी की और मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज रात का सफर तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। और मैं जानता था कि आज की रात मेरी सबसे लंबी और सबसे डरावनी रात होने वाली है। रात जैसे जैसे गहरी हो रही थी, मेरा डर और भी गहरा होता जा रहा था। बाबा ने सारी तैयारी ट्रक में रख दी थी और हम दोनों धीरे धीरे उसी जंगल की ओर बढ़े जहां वह श्रापित कुआं था। ट्रक की हेडलाइट्स अंधेरे को काटती हुई आगे बढ़ रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो रोशनी की हर किरण खुद कांप रही हो। रमेश पीछे लेटा था। उसका शरीर बुखार से जल रहा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन होंठ लगातार हिल रहे थे, मानो कोई और ही उसके जरिए बोल रहा हो। जैसे जैसे हम कुएं के पास पहुंचे, हवा और ठंडी होती चली गई। अंधेरा इतना घना था कि पेड़ों की परछाइयां भी जीवित सी लग रही थीं। तभी अचानक ट्रक के ठीक सामने वही औरत आ खड़ी हुई, अंजना। इस बार उसका रूप और भी डरावना था। उसका घूंघट आधा हटा हुआ था और चेहरा जला सड़ा हुआ दिख रहा था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और होंठों पर खौफनाक हंसी थी। उसने हाथ उठाकर ट्रक को रोक दिया। इंजन अपने आप बंद हो गया। मैं और बाबा बाहर निकले। उसी क्षण रमेश का शरीर अचानक हवा में उठ गया। वह जमीन से करीब 4 फुट ऊपर तैर रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और आवाज निकल रही थी, हमारी प्यास, हमारी भूख, हमें बेटी चाहिए, हमें बारात चाहिए। मेरी सांस रुकने लगी। मैंने चीख कर रमेश का नाम लिया, लेकिन उसकी तरफ से सिर्फ ठंडी डरावनी हंसी गूंजी। बाबा ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंजने लगी और साथ ही हवा का बहाव तेज हो गया। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे, जैसे किसी अदृश्य तूफान में फंस गए हों। पत्तों की सरसराहट चीखों की तरह लग रही थी। चारों ओर धूल और धुंध छा गई। कुएं के भीतर से आवाजें आने लगीं, दर्जनों सैकड़ों आवाजें। हमें छोड़ दो, हमें बेटी चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। हर आवाज मेरे दिल में खंजर की तरह उतर रही थी। अंजना जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि मेरा शरीर कांप गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, मेरी बारात अधूरी थी, तुम इसे पूरी करोगे। आज यह कुआं तुम्हारी बलि लेगा। उसके शब्दों के साथ ही रमेश का शरीर और ऊपर उठ गया और उसकी गर्दन पीछे की ओर झुकने लगी। मुझे लगा अभी उसकी हड्डियां टूटकर बाहर निकल जाएंगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी जेब से लोहे का चाकू निकाला। बाबा की बात याद थी, आत्माएं लोहे से डरती है, लेकिन उस वक्त मुझे उससे ज्यादा बड़ा कदम उठाना पड़ा। मैंने कांपते हुए अपने हाथ की नस पर हल्की कट लगा दी। खून की बूंदें जमीन पर गिरी और तुरंत मिट्टी ने उन्हें सोख लिया। जैसे ही खून जमीन पर पड़ा, जंगल में हलचल मच गई। कुएं से भयानक आवाजें आने लगीं, जैसे अंदर बंद आत्माएं बेचैन हो उठी हों। धुंध और गहरी हो गई। मैं साफ देख सकता था, कुएं के मुहाने से परछाइयां निकलने लगी थीं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, उनके चेहरे पीड़ा और गुस्से से भरे हुए थे। वे हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे पकड़कर अंदर घसीट लेना चाहते हों। बाबा ने जोर से आखिरी मंत्र का उच्चारण किया। उनकी आवाज गर्जना जैसी थी। उनके शब्दों के साथ ही अचानक आसमान गड़गड़ाने लगा। बिजली चमकी और कुएं से तेज धमाका हुआ, मानो वहां से कोई विस्फोट हुआ हो।
हवा का झोंका इतना प्रचंड था कि मैं पीछे की ओर गिर पड़ा। रमेश का शरीर जमीन पर आ गिरा। अंजना की चीख इतनी डरावनी थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें जलने लगीं और वह धीरे धीरे धुंध में समा गई। बाकी आत्माएं भी चीखते हुए कुएं के भीतर वापस चली गईं। कुछ ही पलों में वहां फिर सन्नाटा छा गया। पेड़ स्थिर हो गए, हवा रुक गई और पूरा जंगल शांत हो गया। ऐसा लग रहा था मानो सदियों बाद इस धरती ने चैन की सांस ली हो। मैं हांफता हुआ उठ खड़ा हुआ। रमेश बेहोश पड़ा था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं। बाबा थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि मौत और जीवन के बीच की रेखा कितनी पतली होती है। अगर एक पल भी देर हो जाती तो शायद आज मैं और रमेश दोनों ही इस कुएं की आत्माओं का हिस्सा बन चुके होते। रात की उस भयानक भिड़ंत के बाद जब पहली बार सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा मानो मैंने मौत के मुंह से खुद को और रमेश को किसी तरह खींच निकाला है। रमेश जमीन पर पड़ा धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी आंखें खुली, होंठ कांपे और उसने मुझे पहचान लिया। मैंने उसकी हथेली पकड़ ली, लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी मेरा दिल धड़क उठा। उसकी उंगलियां अब भी काली और सड़ी हुई थीं। मांस सिकुड़ गया था, जैसे किसी ने आग में झोंक दिया हो। मैंने बाबा की ओर देखा। मेरे चेहरे पर सवाल साफ लिखे थे। बाबा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आत्माएं शांत हुई हैं बेटा, लेकिन श्राप पूरी तरह टूटा नहीं है। उसकी बात सुनकर मेरे भीतर सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा था कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत ये थी कि यह श्राप अपनी जड़ें बहुत गहरी छोड़ चुका था। गांव वाले सुबह जब वहां आए तो उन्होंने राहत की सांस ली। कई लोग बोले कि बरसों बाद पहली बार जंगल इतना शांत दिख रहा है, लेकिन उनकी आंखों में अब भी डर था। कोई साफ कहने की हिम्मत नहीं करता, पर सबके दिल में यही था कि श्राप ने शायद अपनी जगह बदल ली है और अब वह मेरी किस्मत से बंध गया है। मैंने उसी समय कसम खाई कि अब कभी रात को उस रास्ते से नहीं जाऊंगा। मैंने रमेश से भी कहा, अब हमारी मंजिल चाहे देर से मिले, लेकिन हम दिन की रोशनी में ही जाएंगे। उसने थके हुए चेहरे से मेरी ओर देखा और हल्का सा सिर हिलाया। दिन गुजरते गए। मैंने ट्रकिंग जारी रखी, लेकिन सिर्फ दिन में। रात होते ही जैसे मेरे भीतर का सारा साहस खत्म हो जाता। मैं चारपाई पर लेटकर सोने की कोशिश करता, लेकिन नींद आते ही वही सपने मुझे घेर लेते। बारात की आवाजें, ढोल नगाड़े, औरत की रोती हुई चीखें और रमेश का पीला चेहरा। कई बार मैं नींद से चौंक कर उठ जाता, पसीने से भीगा हुआ, दिल इतनी तेज धड़कता कि लगता सीना फट जाएगा। कभी कभी मुझे लगता कि रमेश सचमुच अब भी पूरी तरह बचा नहीं है। उसके हाथ का काला पड़ना धीरे धीरे उसकी बांह तक फैलने लगा। वह इसे छुपाता, लेकिन मैं सब देख रहा था। कई बार वह खाली निगाहों से जंगल की दिशा में ताकता और बुदबुदाता, हमें पानी चाहिए। मैं उसे झकझोर कर रोकता, लेकिन भीतर ही भीतर समझ चुका था उस रात का असर अब भी बाकी है। एक दिन मैं लंबा सफर तय करके घर लौटा, थका हुआ था, सो मैंने ट्रक उसी हाल में बाहर खड़ा छोड़ दिया। सुबह जब मैंने ट्रक का दरवाजा खोला तो मेरी रगों में खून जम गया। सीट पर वही पुरानी फटी हुई गुड़िया रखी थी, वही गुड़िया जो उस रात सड़क पर खड़ी बच्ची के हाथ में थी। उसकी कांच जैसी आंखें मेरी ओर घूर रही थीं और होंठों पर एक अजीब सी दरार थी, जैसे मुस्कान हो। मेरे हाथ से ताकत छूट गई। मैं पीछे हट गया और सांसें तेज हो गईं। मेरी समझ में आ गया कि श्राप अब भी मेरा पीछा कर रहा है। शायद वह गुड़िया इस बात का सबूत थी कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मैंने गुड़िया उठाने की हिम्मत नहीं की, बस दरवाजा बंद कर दिया और ट्रक से दूर जा खड़ा हुआ। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे लगा जैसे कमरे के कोनों में कोई खड़ा है। आंखें बंद करता तो ढोल नगाड़े गूंजते, आंखें खोलता तो अंधेरे में परछाइयां हिलती। मैंने खुद से कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है, बस मेरा डर है। लेकिन अंदर से जानता था कि यह सिर्फ डर नहीं है, यह कुछ और था। समय बीतता गया, लेकिन वह खौफ मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। अब चाहे दिन हो या रात, मुझे हर मोड़ पर लगता कोई मेरा पीछा कर रहा है। जंगल की याद, अंजना की चीख और रमेश की काली उंगलियां सब मेरे साथ ही चलते हैं। और आज जब मैं यह लिख रहा हूं, मेरे सामने वही गुड़िया रखी है,
मैंने कितनी ही बार उसे फेंक दिया, जला दिया, लेकिन हर बार वह वापस आ जाती है। कभी ट्रक की सीट पर, कभी चारपाई के नीचे, कभी दरवाजे पर। अब मैं समझ चुका हूं, कुछ रास्ते कभी खत्म नहीं होते और मैं उस रास्ते से अब भी भाग नहीं पाया हूं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी अरविंद चौहान की, जिसने हमें दिखाया कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं होते, बल्कि आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देते हैं। उस जंगल का रहस्य, वो अधूरी बारात और वो गुड़िया, सब आज भी एक अनसुलझा डर बनकर हमारे दिलों दिमाग में गूंजता है। क्या वाकई अरविंद उस श्राप से निकल पाया, या फिर वो रास्ता आज भी उसका पीछा कर रहा है? ये सवाल शायद कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई और रोंगटे खड़े कर गई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और डर को फैलाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और हाँ, अगर आपने अब तक अधूरी रात चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे और भी ऐसी कहानियां जहां डर सच्चाई से टकराता है। याद रखिए, रात अधूरी है और कहानियां भी। मिलते हैं अगली अधूरी रात में।